अस्सलाम वालेकुम। टीम हसन जावेद के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफकत और आप सबको खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल। आप जानते हैं फैसल हमेशा हमारे लिए इंटरेस्टेड किस्म की बिज़नेस बुक्स लेके आते हैं और उनका रिव्यूज़ बताते हैं हमें। आज फैसल से जानते हैं वो हमारे लिए दोबारा कौन सी इंटरेस्टिंग किस्म की बुक लेके आए हैं। जी फैसल, बताइएगा हमारे लिए कौन सी इंटरेस्टिंग किस्म की बुक लेके आए हैं। जी हाँ जी शफकत, बहुत शुक्रिया आपका और नाजरीन का भी जो हमें सुनते हैं। आज जो किताब मैं लेकर आया हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, बड़ी मज़ेदार किताब है और इसे जो लिखा है वो रायन हॉलिडे ने लिखा है और किताब का नाम है ऑब्स्टिकल इज़ द वे, यानी कि मुश्किलात ही एक रास्ता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है और ये हकीकत भी है कि जितना लाइफ में आपकी मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनको फेस करने के बाद ही ज़िंदगी में आप ग्रो भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए इस किताब के दो मेन पॉइंट्स की। सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स बताएंगे, फिर हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि राइटर उनमें कहता क्या। अब सबसे पहला जो मेन पॉइंट है शफकत, उसमें वो ये कहता है कि आपने ज़िंदगी में एक प्रिंसिपल है जिसे अमोर फाटी कहते हैं। ये स्टोइक्स का प्रिंसिपल भी कहा जाता है, उनसे रेलिवेंट भी है कि जब भी आपकी लाइफ में मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ, तो उन्हें फुली एम्ब्रेस करें, उनको उन परेशानियों से भागें ना और वहाँ पर उन मुश्किलात का सामना भी करें, समझें भी कि मैं यहाँ क्या सलूशन निकाल सकता हूँ और इस मुश्किलात से मैं फ़ायदा क्या उठा सकता हूँ। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो ये राइटर हमें ये बताता है कि आपने लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो लाजमी नहीं कि आप इंतज़ार करें कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो तब भी आप उसमें बेहतर होंगे। ऐसा नहीं। आपने लाजमन ये कोशिश करनी है कि आपने अपने माइंड में प्रॉब्लम्स बना लेनी है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए ही ना, तो वो प्रॉब्लम क्यों बना ले। देखें, इसमें राइटर ये कहना चाहता है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो इमेजिन करें कि कुछ अरसे बाद या आज आपने कोई काम स्टार्ट किया है और कुछ अरसे बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं जिन्हें हटाकर, जिन्हें ख़त्म करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने काम में एक्सेल कर सकते हैं। ये दो प्रिंसिपल। अब सबसे पहले प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं जो कि राइटर हमें यहाँ बताता है कि आपने लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, आपने अमोर फाटी का जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करना। अब उसमें मैं मिसाल देता है अपनी किताब के अंदर कि जर्मन सोल्जर जो हैं वो एक्सिस के नाम से जानी जाती थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और जो दूसरी फोर्सेस थी वो एलाइड के नाम से जानी जाती थी। उसमें आपकी यूके था, अमेरिका था, और जो जनरल था वो आइजनहोवर था जो डील कर रहा था उस जंग को ख़ास तौर पे। अब हुआ ये कि जर्मन की जो है वो एक टेक्निक थी वहाँ पे, उस स्पेशल टेक्निक का जो नाम है वो मैं आपको बताता चलूँ वो क्या थी। वो थी कि ब्लिट्जक्रिग के नाम से। अब ब्लिट्जक्रिग ये टेक्निक होती है कि आप क्या करते हैं कि आप दुश्मन की जो जगह है वहाँ तो जा ही रहे होते हैं, आप अपने टैंक्स को फ्रंट पे रखते हैं, अपनी जो दूसरी जो ऑन फुट जो टीम होती है वो बैक पे होती है। तो होता ही क्या होता है, आर्टिलरी। अब आर्टिलरी के लिए ये होता है कि वो जब लड़ने जा रहे होते हैं तो पहले तमाम एरिया जो है वो टैंक्स ने क्लियर कर दिया होता है। अब टैंक्स जब वो एरिया और वो रास्ता क्लियर कर देती है तो जो पैदल फोर्सेस होती हैं, जो आपकी आर्टिलरी होती है, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो तमाम थ्रेट्स को जो है वो उनसे फेस कर सकें जो बाद में आएंगे, क्योंकि मेन थ्रेट्स को आपके टैंक्स ने रिजॉल्व कर दिया। अब हुआ ये कि आइजनहोवर के अलावा जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने भी जनरल्स थे, जितने भी वहाँ पे सोल्जर्स थे, वो परेशान हो गए कि ये टेक्निक तो बड़ी ख़तरनाक है। हमारे सोल्जर जो हैं वो, उनकी जो है सारी फोकस जो था वो ये था कि हम दूसरे सोल्जर्स को मारेंगे, लेकिन हमारी जो बंदूक की गोलियाँ हैं वो तो टैंक्स पर असर ही नहीं कर रही। फिर ये हुआ कि उस पर आइजनहोवर ने कहा कि ये हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इनके एग्रेशन को जर्मन के अपनी स्ट्रेंथ में चेंज करें। लोगों ने पूछा कैसे? उसने कहा कि ये अभी बिल्कुल एक तीर की तरह स्ट्रेट आ रहे हैं। ये आ रहे हैं अपने टैंक्स को फोरफ्रंट पे रख के और अपनी पैदल फुट को जो है, जो पैदल टीम है जो इनकी, जो पीछे आर्टिलरी है, उसको पीछे रखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि हम इन्हें आने देंगे, हम अपनी क्या करेंगे, थोड़े से लोगों की जानें अगर जाती भी हैं उसमें जाने देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्कैटर्ड हो जाएंगे और हम साइड से कवर करते 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 पीछे से आके नहीं कवर करेंगे, क्योंकि टैंक्स आगे हैं और इनकी जो टीम है, जो सोल्जर्स हैं जो जर्मन के, वो पीछे। तो हम पीछे से हमला करते करते टैंक्स को भी दबा कर देंगे। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा कामयाब रही और बैटल ऑफ द बल्ज कहते हैं इसको, जिसमें आइजनहोवर ने वो उनको फतह याब किया, अपनी टीम को, अपनी पूरे जो है एलाइड फोर्सेस को जो है वो उनकी जो कामयाबी थी उसको यकीनी बनाया अपनी इस टेक्निक से। ये छोटी सी बात है सोचने की। आप कह रहे हैं कि टीम जो है या एक सोल्जर्स टीम जो है या दुश्मन की जो आर्मी है वो स्ट्रेट आ रही है और आप उनको टैकल करने के लिए जो है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उन्हें आने दो, हम उनको जितना ये हमारे तक अंदर तक रसाई करेंगे हमारे एरिया के अंदर, हमारे लिए उतना आसान होगा इनको मारना, क्योंकि हमें हमारे एरिया या ग्राउंड का पता है, इनको नहीं पता, तो हम इनसे अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। तो ये एक नया होम ग्राउंड का फ़ायदा उठा रहे थे। होम ग्राउंड का, बिल्कुल आपने सही कहा कि होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाया हमने। अब इसमें जो है हम दूसरी बात करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इसमें राइटर कहता है इकोनॉमिक रिसेशन की। वो कहता है कि इकोनॉमिक रिसेशन भी एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज होता है और हर सेंचुरी में ये इकोनॉमिक रिसेशन आते हैं। हर सेंचुरी में ना आए तो 2 सेंचुरीज बाद तो आ ही जाता है। राइटर ये कहता है, रायन ये कहता है
कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपने उनको बिल्कुल सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली उनको सॉल्व करना है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमिक रिसेशन आता है। इकोनॉमिक रिसेशन में क्या होता है कि लोग ज़्यादातर अपनी कंपनी में से काबिल लोगों को निकाल रहे होते हैं, ऑफिसेज लोग छोड़ रहे होते हैं, स्पेसेस जो है खाली कर रहे होते हैं, मार्केट सैचुरेट होना शुरू हो जाती है, या मार्केट को कहते हैं कि मार्केट के जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो उस मार्केट से हटना शुरू कर देते हैं। जैसे मिसाल ऐसे है कि होटल इंडस्ट्री है, या इसमें आप फूड इंडस्ट्री कह सकते हैं, इसमें लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही कोरोना आया या इकोनॉमिक रिसेशन था पहले, या अभी कोरोना की आप मिसाल ले सकते हैं कि सब लोगों ने अपने काम बंद कर दिए, काम छोड़ना शुरू कर दिए। जो काम लोग कर रहे थे, वेटर्स काम कर रहे थे, बहुत सारे और हाई लेवल पे मैनेजमेंट थी, उनको निकालना शुरू कर दिया। अब इसमें रायन ये कहता है कि ये सबसे बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी होती है इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान, कि आप इस चैलेंज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसे कि लेबर आपको सस्ती मिलेगी, आपको स्पेसेस सस्ती मिलेंगे। कोरोना के दिनों में रेंट्स हाफ पे आ गए, काबिल लेबर्स लोगों ने उनको निकाल दिया, और जो दूसरी कंपनी जो स्टार्टअप्स थी उन्होंने उनको रखना शुरू कर दिया। तो यानी कि एक स्टार्टअप को नई लेबर भी मिली और ट्रेंड लेबर भी मिली, और उनको स्पेसेस भी अच्छी मिली, रेंट कम मिले उनको। तो आप हमें ये कहना चाह रहे हैं कि मुश्किल सिचुएशन के अंदर हमें काम स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, राइटर जो हमें ये बता रहा है कि मुश्किल सिचुएशन में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उस दौरान जो है लोग बिजनेस छोड़ रहे होते हैं, जगह खाली हो रही होती है। इसकी मिसाल ऐसे वॉल्ट डिज्नी की है। अब जो वॉल्ट डिज्नी है वो 1923 के अंदर जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, और ये 1923 वो अरसा है जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई थी। उसके बाद रिसेशन भी थी, लोगों के लिए जॉब्स नहीं थी, काम करने के लिए लोगों के पास जो है वो जॉब्स थी ही, और लोग सड़कों पे जो है वो वहाँ फिर रहे होते थे कि हमें जॉब्स मिल जाए। लेकिन यहाँ देखें कि वॉल्ट डिज्नी ने अपना काम उस टाइम स्टार्ट किया जबकि रिसेशन का टाइम था। दूसरी मिसाल लेते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फेसबुक है। ये प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है, जहाँ पे हर शख्स दूसरे बड़े सीईओ से, सेल्स मैनेजर से, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लोग आपस में राब्ते कायम करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लेकिन प्रोफेशनल लोगों का। आप अपनी अच्छी सी डीपी, अपनी सी अच्छी सी प्रोफाइल बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं ये सर्विसेज आपको दे सकता हूँ, लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। ये काम स्टार्ट हुआ था 2002 के अंदर। ये वो टाइम था जबकि .com बबल का जो है एक कॉन्सेप्ट आया था। 2000 से पहले ये जो कॉन्सेप्ट है .com बबल का वो स्टार्ट हो गया था। ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ नाज़रीन को भी। ये कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारी कंपनीज़ ने 1990 के दौरान ये स्पेकुलेशन की थी, ये सोचा था कि जितनी भी इंटरनेट कंपनीज़ हैं या ऑनलाइन कंपनीज़ हैं ये आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ी मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे। हुआ ये कि 1995 में भी अच्छा शेयर्स और अच्छी जो है मालियत लगती रही इन बिजनेसेस की, 2000 के अंदर भी, 2001 के अंदर भी। लेकिन 2002 के बाद एकदम से मार्केट क्रैश कर गई। जैसा स्पेकुलेट किया गया था कि मार्केट के अंदर जो सैचुरेशन क्रिएट की जाएगी, या मार्केट के अंदर हर घर के अंदर लोग लैपटॉप, मोबाइल यूज़ करेंगे, या लैपटॉप तो शायद उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट आम ना हो। 2000 के अंदर जो होम डेस्कटॉप होते हैं वो बड़े लोग यूटिलाइज़ कर रहे थे, उनको इस्तेमाल करना लोगों ने कम कर दिया। लोगों ने जो है जो ये पूरा एक किस्म का जो लोगों ने सोचा हुआ था, स्पेकुलेट किया था कि ये बिज़नेस जो है .com का जो इंटरनेट सर्विसेज का सिस्टम है वो बड़ा बूम करेगा, वो वैसा एक्सपेक्टेशन जो थी वो पूरी ना हो सकी, और सारी कंपनीज़ की जो शेयर्स थे वो ड्रम से गिर गए। तो ये भी यहाँ पर होता है कि लिंक्डइन ने उस दौरान अपने काम को स्टार्ट किया। लिंक्डइन जो थी वो एक इंटरनेट सर्विसेज थी, या इंटरनेट सर्विसेज से कह सकते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज से जुड़ी हुई सर्विसेज थी, जहाँ से लोग इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जहाँ वो जॉब्स हासिल कर सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन से कनेक्ट करके उनको अपने आइडियाज़ बता सकते हैं। और ये लिंक्डइन उस वक्त स्टार्ट हुआ और आज ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ है जहाँ पे लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोगों ने लिंक्डइन पे अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं ताकि वो मुख्तलिफ कंपनी से जुड़ सकें। तो ये हमारे पास ये मिसाल है कि रिसेशन के दौरान इकॉनमी जब गिर रही होती हैं उस वक्त इन्वेस्टमेंट करना उस बिज़नेस के अंदर जो कि आपकी समझ में हो, आपको आता हो, आपको उसकी नॉलेज हो, और तीसरी बात ये है कि आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, और चौथी बात ये है कि आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो लेबर फोर्स है, जो आपको मुख्तलिफ रिसोर्सेज चाहिए, वो सस्ते दाम आपको मिल सकते हैं। दूसरी मिसाल स्टॉक मार्केट। मोस्टली लोग स्टॉक मार्केट में तब इन्वेस्ट करते हैं जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही होती है। कोरोना के दिनों में स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आई, बहुत ही ज़्यादा। जो ख़ास तौर पे आपने देखा होगा बैंक्स थे, ये डिफरेंट जगहों के शेयर्स थे, नेस्ले कह सकते हैं, किसी की भी कह सकते हैं कंपनी के शेयर इतने ज़्यादा नीचे गिरे। ट्रक्स बनाते हैं, जो बाइक्स बनाते हैं, उनके शेयर्स काफ़ी नीचे गिरे। जो अच्छा और समझदार इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे बचा के रखता है इस टाइम के लिए, कि जैसे ही शेयर जो 5000 का था वो 1000 का हुआ, 200 का हुआ, कम मतलब प्राइस उसकी नीचे गिरती गई, वो उस टाइम में उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद वो शेयर्स खरीद लेते हैं।
और फिर जब जैसे ही मार्केट, कोरोना मिसाल ले लें कि कोरोना के बाद अब जब कोरोना इंशाल्लाह जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है पाकिस्तान में, तो शेयर बढ़ते जाएंगे और फिर वो इन्वेस्टर उस टाइम पे उसे बेचेगा, या तो रिटेन कर लेगा, उसे रख लेगा, या फिर उसे बेच देगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और इस पर वॉरेन बफे का कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि याद रखिए और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने जहन में रखिए, जब लोग ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब लोग लालची हुए हो किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, उस वक्त डर जाइए। मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, तो उसमें बड़ी दफ़ा चांसेस होते हैं कि आपने स्टॉक जो है लिखा कि आपका दोस्त ने खरीदा 2000 का, फिर 3000 का, आपने कहा मैं भी खरीदूँ, और धड़म से करके स्टॉक नीचे आ गिरा। लेकिन वो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि याद रखिए कि जब लोग डरे हुए हों उस वक्त लालची हो जाएं। वो कहता है कि इसकी मिसाल ऐसे है, कोरोना के दिनों में जब लोग डरे कि मार्केट टूट रही है, मार्केट गिर रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, लोग अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, लोग अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं। वो कहता है इस टाइम पे तैयार, उस वक्त इन्वेस्ट कर दें, उस वक्त इन्वेस्ट करें। ये दूसरी मिसाल थी इसकी। अब उसके बाद करते हैं। वो कहता है कि हमेशा याद रखें कि आपकी जो एडवर्सरीज होती हैं, आपकी जो मुश्किलात होती हैं, आपकी एडवर्सिटी होती है, हमेशा वो आपको इम्प्रूव करती हैं, हमेशा वो आपको बेहतर करती हैं। कैसे? अब वो कहता है जी कि आपने हमेशा जब भी कोई मुश्किलात आपकी लाइफ में आनी ना, आपने ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखना है कि ये मुश्किलात आनी ही आनी है, ये मुश्किलात आनी ही आनी थी, कोरोना आना ही आना था। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ कि ये मुश्किलात है, और अब इस अपॉर्चुनिटी से, ये जो चैलेंज है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और इससे मैं मैक्सिमम फ़ायदा उठाऊँ। इसकी मिसाल आपने देखा कोरोना के दिनों में फेस मास्क जो हैं वो कितने कम हो गए थे। आपने देखा कि सैनिटाइज़र जो लोग बनाते ही नहीं थे, उन लोगों ने भी सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान में तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मालूम ही नहीं था कि दुनिया के अंदर सैनिटाइज़र नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, जो सैनिटाइज़र 20 रुपये का, 30 रुपये का, 50 रुपये का बिकता था, वो उतने ही साइज़ का सैनिटाइज़र 300 रुपये का बिका, 400 रुपये का बिका। जो मास्क 500 रुपये पे लोग ख़रीदना पसंद नहीं करते थे। आपने देखा भी होगा कि सड़क पे जब आप खड़े होते हैं तो कितने फेस मास्क वाले या ग्लव्स वाले आते हैं आपके पास, बेशक, और 2-2, 3-3 रुपये पे वो आपसे कर रहे होते हैं कि आप उनसे खरीद लें और 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। फेस मास्क का वही डब्बा जो कि आपको 200 में मिल जाता था, कोरोना के दिनों में फैसल आपने देखा होगा 2000 तक, वो 2000 तक का बिका। अब उसकी वैल्यू नीचे आ रही है क्योंकि जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई भी उसकी लोग कम करते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी मार्केट है। और इसी अपॉर्चुनिटी से, इसी चैलेंज से लोगों ने फ़ायदा उठाया। जो डॉक्टर्स की किट थी वो लोगों ने बेचकर अरबों रुपए कमाए। जो कंपनीज टेक्सटाइल जो हैं वो शर्ट्स और पैंट्स बना रही थी, उन्होंने वो चीज़ें बनाना शुरू कर दी जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। फेस मास्क बनाना शुरू कर दिए उन्होंने, जो है वो बॉडी किट्स बनाना शुरू कर दिए। टेक्सटाइल ब्रांड्स ने, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे टेक्सटाइल ब्रांड्स थे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने ये प्रोटेक्टिव किट्स बनाना शुरू कर दी थी कोरोना के दिनों में। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने इन चैलेंजेस से फ़ायदा भी उठाया और उन्होंने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिए। उस 4, 5 से 6 माह में लोगों ने अरबों रुपए कमाए जो कि एक शख्स सोच भी नहीं सकता बनाने का। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आप अपनी ही चैलेंज को, जो ओवरऑल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि हम सबको इन्वॉल्व करते हैं जैसे कोरोना, और कुछ चैलेंजेस होते हैं जो सिर्फ हमें या मुझे इन्वॉल्व करेंगे, जैसे अगर कोई मैं नया काम स्टार्ट करता हूँ तो आपने ही अपनी मुश्किलात को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाना है। और हर वो मुश्किलात जिनको आप रोज़ाना फेस करते हैं, नई से नई मुश्किलात, वो आपके मेंटल लेवल को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस बनता है और उसी एक्सपीरियंस की बेस पे आपका नाम और आपकी वर्थ बनती है। फैसल, हर मुश्किल अपने साथ बहुत सारे मौके भी लेके आती है। बिल्कुल ही ऐसे, आपकी बिल्कुल सही बात है। और हमने इसकी मिसाल ये ली कि कोरोना जो है वो बहुत सारे लोगों की जॉब्स इसमें गई, लेकिन नई जॉब्स भी क्रिएट की। कैसे? होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आम नहीं था, लेकिन फूड पांडा और ऐसी बड़ी कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। जहाँ पे उनके पास 4 राइडर्स होते थे एक 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के एरिया को, उन्होंने वहाँ 10-10, 20-20 लोग काम करना शुरू कर दिया और इसी तरह उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनी, उन्होंने उसको अवेल भी किया। लाजमन है कि अपॉर्चुनिटी, जो मुश्किलात आएँ, आप उनके सामने या तो हाथ धरे बैठ जाएँ, आंखें बंद कर लें कि जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के कर लेता है, या आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, ठंडी सांस लें और इस प्रिंसिपल को, जो कि हमारे जो या राइटर ने भी बताया, रायन ने, कि आपने खुद सोचना है कि इस चैलेंज को मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे बनाऊं, मैं इस मुश्किलात को कैसे बेहतर करूंगा। जैसे इसकी मिसाल ऐसी है कि हमारे माँ बाप को मोबाइल यूज़ नहीं करना आता, ये चैलेंज भी है उनके लिए और ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। और वो जैसे जैसे मोबाइल को सीखते जाते हैं वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आता है कि अच्छा आप इसको खोलना कैसे है, लॉक कैसे ख़त्म करना है, इसके बाद हमने आगे कैसे मूव करना है, हमने सेटिंग में जाके वाईफाई कैसे ऑन करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो उनको ग्रूम करती हैं, इंसान को बेहतर बनाती हैं। वो नहीं करेंगे तो फ़र्क शायद उन्हें ना पड़े, लेकिन उनका नुकसान इन द लॉन्ग रन और इन द लॉन्ग टर्म होगा
उसके बाद अब वो इसमें ये कहता है हमारे पास इस प्रिंसिपल को जिसे हमने अमोफ 40 का नाम किया है और जिसे स्टोइक एटीट्यूड भी कहा जाता है। स्टोइक एटीट्यूड ये होता है कि आप जितनी भी लाइफ में मुश्किलात हैं, आपके हालात अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, आपने मुस्कुरा के लाइफ की तरफ देखना है और पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पे बिल्कुल यही बात कि आपने देखा होगा जो कंपनीज़ के सेल्स मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी को सेल्स ला के दे रहे होते हैं, जो बिज़नेस ला के दे रहे होते हैं, उनका एटीट्यूड ये होता है, चाहे वो डोर टू डोर सेल्समैन हो या कंपनी का कॉल करने वाला सेल्समैन हो, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, चैलेंजेस को सामना करता है। जितना अच्छा सेल्समैन होता है उतने वो अच्छा बिजनेस लेके आता है। आप देखिए, हम जितने मर्जी एग्रेसिव हो जाएं एक सेल्समैन से, लेकिन एक अच्छा सेल्समैन कभी हमसे एग्रेसिव वे में उसका जवाब नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे ही बिजनेसमैन होता है, क्योंकि बिजनेसमैन भी एक सेल्समैन होता है। वो स्ट्रेटजीज बनाता है, वो सोचता है कि मैंने बिजनेस को कैसे बढ़ाना। तो रिसेशन हो तो बिजनेसमैन के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि कैसे जो है मैं अपनी मार्केट को बढ़ा सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। एक और बात वो ये कहता है कि जब ऐसी मसले मसाइल आते हैं तो आपके लिए इन दिनों में, रिसेशन के दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। कैसे? आपको मार्केटिंग कम करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपका जो कंपटीशन होता है वो उस हालात को शायद फेस ना कर सके और कंपनीज बहुत ज़्यादा बंद कर देती हैं, अपने कामों को बंद कर देती हैं, अपने बिजनेसेस को बंद कर देती हैं। तो जो उसको मार्केटिंग की ज़रूरत थी, जब कंपटीशन ज़्यादा था, तो आपको बताना पड़ता है कि मैं भी मार्केट में हूँ। फैसल, आपने देखा होगा कि कोविड से पहले पाकिस्तान के अंदर वेंटिलेटर्स कुछ ऐसे कह लें कुछ फिगर्स की तादाद में थे। अब आपने देखा है कि कोरोना की वजह से आपने कहा कि मुश्किलात अपने साथ मौके भी लेके आती हैं। हमने देखा कि अब हम पाकिस्तान के अंदर ही वेंटिलेटर्स बनाने के काबिल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, और अगर हमारा ये प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह कामयाब हो, हम दुआ करते हैं, तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू लेकर आने वाली है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट मिलती है बेशक, और ये बड़ा फ़ायदा होता है। और इसी तरह जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि ये आपका हमेशा आपको मार्केटिंग कम करनी पड़ती है इन दिनों में, क्योंकि आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको लेबर अच्छी मिलती है, आपको जो है वहाँ पर ग्रो करने का मौका ज़्यादा मिलता है। और जब ये रिसेशन ख़त्म होता है तो आप एक बड़े प्लेयर बन चुके होते हैं। आप छोटी मार्केट जिसमें से एक बड़ी मार्केट फॉर एग्जांपल ले लें, जिसमें से बड़े प्लेयर्स निकल गए और आप ही रह गए, और आपने अपने आप को सस्टेन किया, तो जब मार्केट रिवाइव करेगी तो आप एक बड़े प्लेयर बन चुके हैं। और वो जो लोग निकल गए थे वो ना तो अब वापस आने की कोशिश करेंगे, और अगर आएंगे भी तो वो छोटे प्लेयर होंगे और आप मार्केट का बड़ा हिस्सा ले चुके होंगे। बिल्कुल। उसके बाद इसमें दूसरी बड़ी जो इस किताब में एग्जाम्पल थी वो थी बॉक्सर थे बहुत बड़े, और वो यूएसए के बॉक्सर थे, ब्लैक बॉक्सर थे। उनका नाम था जैक जॉनसन, और उनका मुकाबला हुआ था एक गोरे बॉक्सर के साथ जिसका नाम था जिम जेफरी के नाम से। ये वाक़या है 4 जुलाई 1910 का। उस दौरान ये था कि ब्लैक बॉक्सर में ये पहला वाहिद बॉक्सर था जो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन था, और इसको टक्कर देने के लिए एक बॉक्सर था जिसका नाम मैंने जिक्र भी किया, जिम जेफरी के नाम से। उसने कहा मैं रिटायरमेंट ख़त्म करूंगा अपनी, उसको रिटायरमेंट पे चला गया था। उसने कहा मैं रिटायरमेंट ख़त्म करूंगा और मैं इस काले बॉक्सर से लड़ूंगा, क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी कायम रहनी चाहिए। मुकाबला होता है, और जो हमारे पास जो हमारे मेन प्लेयर हैं जैक जॉनसन, वो लड़ने के लिए आते हैं। तमाम ऑडियंस उनके खिलाफ है, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं कि तुम काले हो, तुम हारोगे, स्याह फार्म हो तुम, हम जो हैं गोरे हैं और हम ही जीतेंगे। 15 राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो जैक को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मार भी पड़ी, जो उनका ऊपर का होंठ था वो फट गया। लेकिन जब उनको ये पंच पड़ा, उनका होंठ फट गया, तो वो परेशान नहीं हुए, वो रोए नहीं या वो घबराए नहीं कि अब सारे लोग मेरे खिलाफ हैं और मैं शर्मिंदा होऊंगा, मेरी आंखों में पानी आ जाएंगे कि लोग मुझे अब जो है मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और जो दूसरा प्लेयर है वो मुस्कुरा रहा है मुझे देख के। उन्होंने उल्टा उसकी तरफ देख के मुस्कुराया, और ये गालिबन बात थी शायद 6 या 7वें राउंड की, और उससे लेके आखिरी राउंड तक वो मुस्कुराते रहे। ठीक है, और मुस्कुराने का मकसद ये नहीं था कि वो जो है वो उनको तकलीफ़ नहीं हो रही थी, वो मुस्कुरा रहे थे इसलिए कि दूसरा प्लेयर जो था वो चिढ़ रहा था उनसे। वो मुस्कुराते रहे, और उन्होंने कहा कि ये मुश्किलात जो कॉन्सेप्ट है कि मुश्किलात मैं मानता हूँ ये मुश्किलात हैं और उसका मुझे चैलेंज को फेस भी करना है, लेकिन अब मैं खुशी से इनको एक्सेप्ट करता हूँ, फेस करता हूँ, और मुझे जीतना है। अब वो खेल रहे थे जीतने के लिए, मुस्कुराते हुए वो लड़ते रहे। और जो दूसरा बॉक्सर था वो गुस्से में इतना ज़्यादा रहा, टेंशन में रहा कि यार मैं इसको इतना मार रहा हूँ, ये शख्स आगे से मुस्कुरा रहा है। और वो मेंटली इतना थक गया कि 15वें राउंड में जब जैक जॉनसन ने उसे मुक्का मारा, और एक मुक्के से वो धड़म करके जिम जेफरी जो है वो नीचे गिर गया और दोबारा नहीं उठा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा, जो दूसरी मिसाल है हमारी, ये पहले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रही है कि जब भी आपके ऊपर मुश्किलात आएँ आपने उनकी तरफ देखना है, उनको समझना है, स्टेबल रहना है, और दिमाग को हाजिर रखते हुए उन्हें सॉल्व करना है, ताकि आप उस मुश्किलात से, चैलेंज से अपॉर्चुनिटी निकाल सके। और वही जैक जॉनसन ने किया।
उसके बाद अब हम इस पर बात करते हैं कि वो आगे हमें राइटर ये बताता है कि आपकी लाइफ में और मुश्किलात भी आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब पे काम करते हैं, आपका बॉस हमेशा आपसे नाराज़ रहता है। आप सोचें कि मैं अपने बॉस को जो है या अपनी कंपनी को कैसे प्रॉफिट दे सकता हूँ, कैसे उसको ऐसा काम करके दूँ कि मेरी कम टाइम में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से बिजनेस ज़्यादा आए, और जब बिजनेस ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा और बॉस ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। तो मुझे उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट कैसे करना है, उससे ज़्यादा काम कैसे करना है। राइवल है आपकी, राइवल कंपनी काम कर रही है, आप भी कपड़े बनाते हैं, दूसरी बनाती है, आपने अपने ब्रांड को ब्रांड बनाना है और ब्रांड बन चुका है तो उससे बेहतर क्वालिटी की चीज़ देनी है। कम दाम में करें या अच्छी क्वालिटी हो, दाम मुनासिब रखें ताकि लोग खरीद सकें। ये आपने खुद डिसाइड करना। अब इसमें वो हमारी जो दूसरी बात इसमें आती है, जो मेन प्रिंसिपल जो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस किताब में से, वो ये कहता है कि आपने हमेशा जितनी भी लाइफ में मुश्किलात हैं उनसे प्यार करना है, उनको अपने साथ जो है ना उनको ऐसे रखना है जैसे आपके दोस्त हो, क्योंकि जितनी रोज़ाना लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आएंगी वो आपको उतने ही नए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और जितने नए कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे आप उतने ही एक्सपीरियंस होंगे। एक कॉलेज में पाकिस्तान के अंदर जो कॉलेज का स्टूडेंट होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि कॉलेज के अंदर हमें बड़ी ईजी लाइफ दी जाती है, हमें थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि मार्केट में आप जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, 20 लाख की डिग्री करके जाएंगे तो आपको लोग सैल्यूट करेंगे और आपको डिग्री देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप शुरू में जाते हैं तो लोग आपसे ही फोटोकॉपी भी करवा रहे होते हैं, आपके सीनियर्स आपसे कहते हैं जाओ पानी का गिलास भी लेकर आओ, जाओ ये भी काम करो, जाओ वो भी काम करो, और आपको करना चाहिए और करना पड़ता भी। जबकि यहाँ पे वो ये हमें कहता है कि जितनी मुश्किलात आप पहले ही फेस कर चुके होते हैं, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, प्रेशर्स को फेस कर चुके होते हैं, उतना ही आपके लिए आगे आने वाले जितने भी मुश्किलात के मरहले होते हैं वो आपके लिए आसान हो जाते हैं। वो हर आने वाला चैलेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। आज एक जो बच्चा होता है जब हम उसको स्कूल भिजवाते हैं तो वो पहले मैथमेटिकल के छोटे छोटे सम्स करता है, बाद में वो कैलकुलस पे जाता है, एकदम से उसे कैलकुलस नहीं आता। आपने देखा होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर बच्चे को साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। बिल्कुल, जर्मनी के अंदर ऐसा ही है कि आपको मैट्रिक के बाद आपको काउंसलिंग की जाती है, देखा जाता है कि आपका आगे पढ़ने का शौक है या आप प्रैक्टिकल काम में आना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन जो प्रैक्टिकल के काम हैं उनमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और जो थ्योरेटिकल काम होते हैं उसके साथ प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं, मतलब साइड बाय साइड लेके चला जाता है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि थ्योरेटिकली काम ज़्यादा होता है, जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो हम इतने इक्विप नहीं होते, हमने इतने चैलेंजेस फेस नहीं किए होते, हमने असाइनमेंट्स नहीं बनाई होती हैं, हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं किए होते हैं, हमें एक्सेल शीट्स बनानी नहीं आती हैं, हमें जो क्या कह सकते हैं ग्राफ्स नहीं बनाने आते हैं, हमें वो ग्राफ्स जो होते हैं प्रोजेक्ट करते हैं हमारा बिज़नेस कितना ज़्यादा बढ़ेगा। ये एक स्किल्स हैं, टूल्स हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। ना भी आते हों तो काम चल सकता है, लेकिन आते हों तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप अपनी मुश्किलात से प्यार करें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ लें, और यही अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेहतर करेंगे। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आपको लाइफ में ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आप हाथ बांध करके बैठ जाओ, आप मेरी लाइफ में मुश्किल आएगी तो तभी मैं इंप्रूव होऊंगा, ऐसा नहीं। वो कहता है कि आप अपने माइंड में इमेजिन करें कि यार अगर मैं ये काम शुरू करता हूँ तो 1 साल बाद मुझे क्या मुश्किलात आ सकती हैं, 1 माह बाद क्या आ सकते हैं, अगले दिन क्या आ सकते हैं। उसमें उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आप जो है सो के उठते हैं और आप अपने काम के लिए जाते हैं। अब आपका काम स्टार्ट किए 1 साल हो गया, आप जब अपने ऑफिस से पहुंचे तो वहाँ एक बोर्ड लगा होता है, वहाँ लिखा होता है कि आपका ऑफिस जो है बंद हो चुका है या आपका ऑफिस जो है अब वर्किंग में नहीं है। तो आप उस टाइम पे सोचें ऐसी मेरे से क्या गलतियाँ हुई, क्या प्रॉब्लम्स आई, कि ऐसे क्या थ्रेट्स थे जिनको मैं फेस नहीं कर सका, जिन्हें मैंने जो है फोरसी नहीं किया, मैं दूरअंदेशी नहीं कर सका, और वो मेरे बिज़नेस पे इतनी असरअंदाज हुई कि मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है काम स्टार्ट किया, कपड़े का काम स्टार्ट किया, आपने ऑनलाइन डिलीवरी का काम स्टार्ट किया, आपने कोई भी काम स्टार्ट किया, आपने फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कपड़े का काम शुरू किया, आपने देखना है कि आपने उस जगह को मेंटेन कैसे करना है। पहली बात तो आपने जगह कैसे लेनी है, किराए पे लेनी है, ख़रीदनी है, लेबर मैन पावर ट्रेंड लेनी है, अनट्रेंड लेनी है। फिर आपने देखना है कि मैंने उसमें जो है वो क्या क्या काम कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल 1 साल बाद जब आप दरवाजे पे खड़े हैं अपने ऑफिस के, और ऑफिस आप इमेजिन करें कि एक बंदे का ऑफिस ही बंद हो गया और वो सोच रहा है मैंने क्या गलती की, मैंने ऑफिस को सही मैनेज नहीं किया, मैंने अपनी टीम को मैनेज नहीं किया, मेरी सेल्स की टीम नहीं अच्छी थी, मेरी क्या कमियां थी जिसकी वजह से मैंने क्या अपने एक्सपेंसेस जो थे वो इतने ज़्यादा थे कि मैं प्रॉफिट ही नहीं कमा सका, मेरी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो थी, मेरे जो लोग थे मेरे साथ लॉयल नहीं थे, मैं अपनी टीम के साथ लॉयल नहीं था, क्या मेरी मैनेजमेंट जो थी वो इतनी अच्छी थी कि लोग मुझसे खुश थे, जो मेरी प्रोडक्ट ले रहे थे मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। अब आपने अज्यूम किया अपने माइंड के अंदर कि आप 1 साल बाद एक जगह पे खड़े हैं और ये सवाल करें और आपको जवाब मिलते हैं कि यार मेरी टीम अच्छी नहीं, मेरा काम अच्छा नहीं था, ये था वो आपकी प्रॉब्लम, इसे इंप्रूव करें।
अब आपके पास चांस है, क्योंकि आपने अपने आप को 1 साल बाद की जगह पे अपने आप को खड़ा किया और सवाल किया, और अब आप वापस आए हैं अपने माइंड के अंदर ही, क्या मैं ये चीज़ें इंप्रूव करूँगा और अपने आप को बेहतर करूँगा। इसकी मिसाल फेसबुक जो है वो एक बहुत बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। आपने देखा होगा इन्होंने स्टोरीज़ का कॉन्सेप्ट इस पर इंट्रोड्यूस करवाया है, जो 3 सेकंड 4 सेकंड की स्टोरीज़ का कॉन्सेप्ट रहता है। ये स्नैपचैट पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी। फेसबुक ने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट उठाया, इसको थोड़ा सा मोल्ड किया, चेंज किया, ताकि उन्हें कॉपीराइट जो है स्ट्राइक ना हो, और उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने चेंज किया और उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने ही फेसबुक की साइट के ऊपर। आपने देखा होगा कि फेसबुक की साइट पे एक ऑप्शन आती है स्टोरी की, उस पर आप छोटी सी स्टोरी डाल सकते हैं कि आज मैं खुश हूँ, आज मैंने ये किया, आज मेरी ये स्टेटस अपडेट कर सकते हैं फॉर 3 और 4 सेकंड। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया स्नैप से, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया इंस्टाग्राम से। उन्होंने देखा कि उनकी इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है, क्यों ना हम इस काम को थोड़ा सा मोल्ड करके अपने ऊपर अप्लाई करें। और उसके बाद उनका फेसबुक और उसमें ग्रोथ है। जो लोग 1 बिलियन से ज़्यादा लोग जो उसे यूज़ कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब हमारे पास स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की फैसिलिटी फेसबुक पे, तो क्यों हम दोबारा स्नैपचैट और उस पर जाएं, जब हमारे लिए आसान है। हम फेसबुक पे अपने दोस्तों को ज़्यादा रीच आउट कर सकते हैं। कोई मॉडल्स हैं तो वो अपनी मॉडलिंग इंडस्ट्रीज़ को रीच आउट कर सकते हैं। ये था मेन कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप देखेंगे इसमें और बात मैं करूँ तो वो इसमें ये कहता है कि अगर आप जो है आप के लिए बड़ा ज़रूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इन थ्रेड्स को पहले ही फोरसी कर लें, जैसे फेसबुक ने किया। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक ने परचेज़ कर लिया, जब उसे लगा इंस्टाग्राम ले लिया, जब उन्होंने देखा कि स्टार्टिंग में देखा कि इन ऐसे चीज़ों की या ऐसे थ्रेड्स की जो हमारे आने वाले काम में फेसबुक के काम को इसको बिगाड़ सकती, हमारी स्टॉक वैल्यू को, हमारी मार्केट वैल्यू को कम कर सकती है। उन्होंने क्या किया, उन्हें अपने कंपेटिटर्स को ही खरीद लिया, या पहले उनके कॉन्सेप्ट को मोल्ड करके ले लिया और बाद में कंपनी ही खरीद ली। बिलियंस में ही कंपनियां बिकी और ख़रीदी गई बाय फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग ने खरीदी। तो ये है कि आप थ्रेड्स को पहले ही देख लेते हैं कि यार आने वाले चंद सालों में ये बहुत आगे बिजनेस जाएगा, क्यों ना मैं इस बिज़नेस मॉडल को या तो कॉपी कर लूँ या इस बिज़नेस को जो बंदा कर रहा है उससे वो बिज़नेस ही खरीद लूँ। जैसे आपने देखा होगा फूड चेन्स लोग खरीद लेते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आपने थ्रेड्स देखने हैं और उसको रिमूव करना है। अमेज़ॉन ने भी ऐसा ही किया। अमेज़ॉन जो है वो एकदम से बड़ा स्टोर या बड़ा एक वो जो है डिलीवरी हाउस नहीं बना। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बड़ा बनाया, और जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस उसके इर्द गिर्द बनते थे, जिन्हें लगता था कि यार ये हमारा बिजनेस को कंपटीशन देंगे, बिजनेस को ख़राब करेंगे, जेफ बेजोस ने उसे खरीद लिया। उसने खरीद ही लिया उनको, उसने बिजनेस ही वहाँ से उनके ख़त्म कर दिया। कुछ ज़्यादा पैसे दिए, कहा कि तुम जितना काम करो उससे 4 गुना तुम्हें देता हूँ, बिजनेस मुझे दे दो, ले लिया उसने। अब अमेज़ॉन का मुकाबला करने वाली अभी तक कोई कंपनी नहीं। अब इसमें वो एक और टेक्निक को कहता है, वो कहता है प्री मॉर्टम टेक्निक। आपने पोस्टमार्टम का नाम सुना होगा। बिल्कुल। पोस्टमार्टम में क्या होता है कि एक डॉक्टर जो है बॉडी खोलता है और देखता है क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये बॉडी कोलैप्स कर गई और ख़त्म हो गई, ये शख्स मर गया। प्री मॉर्टम में ऐसा ही होता है कि आप अपने आप को 1 साल जो है वो बाद लेके चले जाते हैं अपने आप को, जो मैंने मिसाल दी थी पहले, कि आप अपने आप को एज्यूम करते हैं कि मैंने ये काम शुरू कर दिया, मुझे 1 साल हो गया काम करते हुए। आप अपने आप को एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये मैंने गलतियाँ की, ये मैंने परेशानियाँ फेस की, और ये मेरी गलतियाँ थी जिसकी वजह से मेरा बिज़नेस तबाह हो गया, ये तबाह होने वाला है या बर्बाद हो सकता हूँ, मैं इस वर्ज पे या इस नहज पे मैं पहुँच चुका हूँ। आप उसे एरेडिकेट करते हैं, थ्रेट्स को रिमूव करना, एज्यूम करना, फोर्सी करना, ये प्रॉब्लम आ सकती है, उस पर दर्जा बदर्जा काम करना, उन्हें रिमूव करना और उनको अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लेना, यानी कि आप दूसरे पॉइंट से फिर अपने मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। ठीक है, ये आप मेन कॉन्सेप्ट। अब इसको कंक्लूड करें और इन तमाम पॉइंट्स को जो मैंने कहा उसे हम 2 अल्फाजों में या 2 लाइनों में बताएं तो वो ये है कि आपने प्रिंसिपल अपनाना है कि लाइफ में प्रॉब्लम को एज अ चैलेंजेस लेना है, उनको खुशी से एक्सेप्ट करना है, मानना है कि ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन मैं इनके साथ जो है या तो मैं फ़ाइटर की तरह रहूँगा या मैं मजलूम इंसान बन के लोगों को बताऊँगा, कंप्लेसेंट बन जाऊँगा कि ये तो बड़ी मुश्किलात थी, अम्मी अब्बू ने मेरे साथ ये कर दिया, मुझे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे आइडियाज़ बड़े अच्छे थे, लेकिन अगर मुझे वो बंदा फ़लाँ बंदा मुझे पैसे दे देता। नहीं, आपने अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी है, अपने आइडियाज़ को खुद बताना, खुद बयान करना। जैसे हमने पिछली बुक के रिव्यू में बताया कि ऊबर का जो आइडिया था वो 2 स्टूडेंट्स का था। उन्होंने ट्विटर पे ऊपर ट्वीट किया कि हमारा ये आइडिया है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, और एक इन्वेस्टर ने कहा कि मुझसे रब्ता कर लो, मैं तुम्हारे इस बिज़नेस को एक एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और वो आज ऊबर दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में शामिल है। और दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट, कि आपने प्रॉब्लम्स को जो है याद रखें, हमेशा याद रखें कि आपने हमेशा ये नहीं सोचना कि प्रॉब्लम या तो मैं जो है वो वेट कर लूँ कि अब प्रॉब्लम आएगी और आपने हाथ बांध के बैठ जाना कि प्रॉब्लम आएंगी तो मैं उनको बेहतर करूँगा। नहीं, आपने माइंड में इमेजिन करना है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, मैं अगर मार्केट जाता हूँ तो ऐसे हो सकता है। पहले से तैयार रहना चाहिए, पहले तैयार रहने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो ये आज की जो किताब थी हमारी रायन हॉलिडे की, वो यही कहता है कि आप ज़िंदगी में कामयाब तब हैं जब आप
प्री प्लान्ड होते हैं या आप मुश्किलात के लिए शायद प्री प्लान्ड ना भी हों, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कर लें, उन चैलेंजेस को उनको जो है एक्सेप्ट कर लें एज ए अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर। ये था मेन कॉन्सेप्ट। शुक्रिया फैसल, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि फैसल ने हमें बताया कि बहुत सी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मुश्किलात अपने साथ बहुत सारे मौके भी लेके आती हैं। तो हमें जब भी मुश्किलात आएँ हमें साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि साबित कदम रहने से ही हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर बुक का रिव्यू आपकी खिदमत में बर वक्त पहुँचता रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शफकत और फैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।